निशाने इबरत बन गए हैं आज़म खां, और सबक आमोज़ एक तारीख़ सी हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ का एक वाक़या बन गए हैं आज़म खां। अगर आप गुलाम बन के किसी सियासी पार्टी की अपनी सियासत करना चाहते हैं, तो इस मुल्क के मुसलमान लीडरों का कोई सियासी मुस्तक़बिल हरगिज़ नहीं है। ये साबित करता है, ये सबक है आज़म खां की ज़ात। मुसलमान सियासतदानों के लिए जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में हैं, एक बहुत बड़ा निशान इबरत है आज़म खां की सूरत में। उन्हें अपना हशर याद रखना चाहिए। आज़म खां साहब ने जिनको अपना रहनुमा मान रखा है, अगर वो ही कुछ नहीं कर रहे और उम्मत को भी वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, तो कोई क्या कर सकता है? आज़म खां की शख्सियत में बड़ा पोटेंशियल था। वो इस लायक थे कि इस पूरे मुल्क के मुसलमानों के सियासी क़यादत करें, अनकंट्रोवर्शियल एंड अनचैलेंज्ड मुस्लिम कायद हो सकते थे वो। पूरी कैपेसिटी आज़म खां के अंदर थी। लेकिन उनके अपनी शख्सियत या किरदार में कहीं न कहीं तो कोई कजी ऐसी रही कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की गुलामी को कबूल किया। पार्टी से निकलने के बाद भी उनको मशवरा दिया गया कि मुसलमानों की सियासत के लिए आ गए हैं, नहीं आए, और उसके पहले भी और उसके बाद भी वो वहां से हटे नहीं समाजवादी पार्टी से। इसके लोग कह सकते हैं काबिले तारीफ होता है, लेकिन जो हशर किया जा रहा है उसमें उनकी पार्टी का लीडर एक लफ्ज नहीं बोलता। अपने लिए वो साइकिल रैली निकालते पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। आजम खान साहब ने जिनको अपना रहनुमा मान रखा है, अगर वो ही कुछ नहीं कर रहे और उम्मत को भी वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, तो कोई क्या कर सकता है? ये तो आज़म खां के अपने किए हैं कि उन्होंने अगर उनको अपना गॉडफादर मान लिया है कि उनकी समाजवादी पार्टी, और ये बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत निशाने इबरत बन गए हैं आज़म खां, और सबक आमोज़ एक तारीख़ सी हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ का एक वाक़या बन गए हैं आज़म खां। इसमें कोई शक नहीं कि आज़म खां के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, शदीद ज़ुल्म हो रहा है। लेकिन फिर उस ज़ुल्म की वजह कहीं न कहीं खुद उनके अंदर है। हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत में मुसलमान सियासतदानों के लिए जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में हैं, एक बहुत बड़ा निशान इबरत है आज़म खां की सूरत में। उन्हें अपना हशर याद रखना चाहिए। अगर आप गुलाम बन के किसी सियासी पार्टी की अपनी सियासत करना चाहते हैं, तो इस मुल्क के मुसलमान लीडरों का कोई सियासी मुस्तक़बिल हरगिज़ नहीं है। ये साबित करता है, ये सबक है आज़म खां की ज़ात। कोई भी सियासी लीडर मुसलमानों का, किसी भी सियासी जमात में है, अगर वो महज़ गुलामी और चापलूसी की बुनियाद पे चल रहा है, उसका कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं। ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान अवाम को भी सोचनी चाहिए, जो बगले बजाते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पीछे, और ये बात मुस्लिम सियासी जमातों को भी सोचनी चाहिए कि आज़म खां को याद रखें, जब कभी देखें। आज़म खां की शख्सियत में बड़ा पोटेंशियल था। वो इस लायक थे कि इस पूरे मुल्क के मुसलमानों के सियासी क़यादत करें, अनकंट्रोवर्शियल एंड अनचैलेंज्ड मुस्लिम कायद हो सकते थे वो। पूरी कैपेसिटी आज़म खां के अंदर थी। लेकिन उनके अपनी शख्सियत या किरदार में कहीं न कहीं तो कोई कजी ऐसी रही कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की गुलामी को कबूल किया। पार्टी से निकलने के बाद भी उनको मशवरा दिया गया कि मुसलमानों की सियासत के लिए आ गए हैं, नहीं आए, और उसके पहले भी और उसके बाद भी वो वहां से हटे नहीं समाजवादी पार्टी से। इसके लोग कह सकते हैं काबिले तारीफ होता है, लेकिन जो हशर किया जा रहा है उसमें उनकी पार्टी का लीडर एक लफ्ज नहीं बोलता। अपने लिए वो साइकिल रैली निकालते पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। तो उन्होंने रामपुर के बाहर अपनी पॉलिटिक्स का स्कोप बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कोशिश नहीं की, मुल्क की तो बात छोड़ दीजिए। और मुल्क के मुसलमानों के सियासी मसाइल पे वहां बैठ के उन्होंने रामपुर में और लखनऊ में बात तो की, यकीनन, लेकिन अमलन उन्होंने कुछ किया नहीं हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़यादत में आने के लिए। तो अब क्या किया जा सकता है जब वो खुद ही कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, या उनकी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, वो पार्टी छोड़ेंगे भी नहीं, पार्टी से एहतजाज भी नहीं करेंगे, पार्टी के खिलाफ एक बयान भी नहीं आएगा, और वो सिर्फ रामपुर में उनके चहीते किसी आदमी को लोकसभा का टिकट मिल जाए, असेंबली का टिकट मिल जाए, इसी में वो मुतमईन है, फिर ठीक है, बाकी उम्मत भी देखेगी तमाशा। आजम खान ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं एक मुसलमान हूं इसलिए मुझे ये किया जा रहा है। ये बात अखिलेश को कहने की क्यों जरूरत पड़ गई? और अगर
ये बात मान भी लें कि एक मुसलमान होने की वजह से क्या, और अखिलेश ये बात जानते हैं, तो अखिलेश ये बात क्यों भूल जाते हैं कि यही मुसलमान इन्हीं आजम खां के नाम पर अखिलेश को वोट देते हैं, वरना अखिलेश की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में। उनका साथ सिर्फ एक यादव वोट है या और थोड़ा सा ओबीसी का वोट है, जो फ्लेक्सिबल है, फ्लक्चुएटिंग है, वो कभी बीजेपी में जाता है, कभी इनके साथ जाता है। और क्यों भूल जाते हैं कि यादव कैंडिडेट जो आता है समाजवादी पार्टी का, उसको सारे मुसलमान वोट देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट को यादव वोट नहीं देता है। ये स्टैटिस्टिक्स है, उठा के देख लीजिए। ऐसे में अगर वो मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी की और ज्यादा बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अपने मुसलमान लीडर को, अपने मुस्लिम फेस को पार्टी के प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी पार्टी को खड़ा करें, ताकि उनका मुस्लिम वोट कंसोलिडेट रहे उनके साथ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको इस बात का डर है कि वो अगर मुस्लिम पॉलिटिशियन के साथ में खड़े होंगे तो उनके हाथ में जो उनकी अपनी कम्युनिटी का यादव वोट है वो भी ना निकल जाए, क्योंकि यादव वोट खुद समाजवादी पार्टी के लिए कोई ट्रस्टवर्दी वोट नहीं है। मुस्लिम वोट ट्रस्टवर्दी है उनके लिए, उस पे वो एतबार कर सकते हैं, यादव वोट पे नहीं कर सकते। ऐसे में सोचिए कि अगर मुस्लिम वोट पूरा का पूरा एलिनेट हो जाए समाजवादी पार्टी से, जो स्टैटिस्टिक्स है पढ़ के देख लीजिए, तो क्या बचेगा समाजवादी पार्टी के पास, और क्या हैसियत होगी समाजवादी। 111 सीटें जो जीती हैं, 11 सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है समाजवादी पार्टी मुसलमानों बगैर उत्तर प्रदेश में। मुसलमान इस बात को समझते नहीं, मुसलमान अपनी इस हैसियत को पहचानते नहीं कि वो कितनी बड़ी ताकत है इस मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में। मुसलमानों के बगैर इस मुल्क की सियासत नहीं चलती, नहीं चल सकती। मुसलमानों के बगैर इस मुल्क की सियासी जमातें सरवाइव नहीं कर सकती। न बीएसपी कर सकती, न समाजवादी कर सकती, न आरजेडी कर सकती, न जेडीयू, न टीएमसी, न डीएमके, न बीआरएस, कोई नहीं कर सकता। मुसलमानों के स्टैंड नहीं कर सकते, खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस खत्म हो गई 1992 के बाद। आप देख लीजिए, एक बार वोट दिया था, आज तक एब्सोलूट मेजोरिटी में लोकसभा में नहीं आ सकी। 2004 और 2009 में एब्सोलूट नहीं थी। तो बाबरी मस्जिद के सानहे के बाद मुसलमानों का दिल जो कांग्रेस की तरफ से खट्टा हुआ, आज तक कांग्रेस एब्सोलूट मेजॉरिटी में वापस नहीं आई। ये मुसलमानों के वोट की ताकत है, जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी लेके चल रही हैं, ये समय कातिल है हिंदुस्तान की सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए। ये बात मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं, जोर दे के इस मुल्क की सियासी जमातों से, कि सुधर जाएं, सेकुलरिज्म की सियासत करें, सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत। आप बीजेपी को ताकत पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का शोर बहुत है, और ये बीजेपी का मचाया हुआ शोर है। आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को दो धड़ों में बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक एनडीए, एक इंडिया गठबंधन है। नो, ऐसा नहीं है। इंडिया में इंडिया गठबंधन होने के बावजूद भी एक तीसरा मोर्चा मौजूद है, और कम से कम 250 सीटों पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट यकीनी तौर पर होगा। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती तो नहीं है? क्या मायावती उत्तर प्रदेश में एक फोर्स नहीं है? तो अगर एनडीए होगा और इंडिया होगा, तो क्या मायावती तीसरे कुछ और पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा कैंडिडेट नहीं डालेंगी हर सीट पे? देन यू कम टू त्रिपुरा, बीजेपी, इंडिया गठबंधन, तृप्ता मोहिता, वहां की तीसरी पार्टी, 3 कैंडिडेट हो गए ना। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 3 कैंडिडेट होंगे। देन यू कम टू पंजाब, पंजाब में ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। देन यू कम टू तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। गोवा, ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। कितनी सीटें बताओ? महाराष्ट्र, ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। तो कितनी सीटें मैं आपको बताऊं, ये 200 के करीब मैंने आपको सीटें गिना दी। ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट की सीटें हैं। जो पोस्ट पोल सिनेरियो है, उस पोस्ट पोल सिनेरियो में गवर्नमेंट फॉर्मेशन कौन करेगा, ये पार्टियां डिसाइड करेंगी, कि जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, और इनके पास 70 से 100 सीटें होंगी, और यही तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा। आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं इनको?